नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए अगस्त के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट वीक में बने हैं उनको यहाँ पर हमने कवर किया हुआ है। चलिए बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस होंगे अंदर। तो यहाँ पर पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी वाला हमारा एक एयरपोर्ट बना है। कौन सा एयरपोर्ट बना है उसकी चर्चा होगी। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट अभी अपग्रेड की है क्योंकि अभी इसकी बैठक ऑर्गेनाइज हुई है पहली बार भारत में, और भारत में एक भारत की भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन्होंने घोषित की, साथ साथ अन्य देशों की भी की है। इसकी चर्चा करेंगे। और अभी रिसेंटली में निर्मला सीतारमण जी ने 23 जुलाई को बजट अपना अनाउंस किया था, बजट प्रेजेंट किया था, उसके इम्पॉर्टेंट बिंदुज को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ बने हैं, उनकी चर्चा होगी। बहुत ज़्यादा चर्चाओं में पेटीएम पेमेंट बैंक रहा है। अभी रिसेंटली में आरबीआई ने उसके ऊपर कुछ ट्रांजैक्शंस और साथ साथ नए अकाउंट्स को ओपन करने के लिए बैन भी किया था। उसके बाद वो धीरे धीरे अब रिकवर कर रहा है और उसके नए सीईओ बने हैं, उनकी चर्चा होगी। और 2 मेडल, अब तो ज़्यादा मेडल हो चुके हैं, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय पर 3 मेडल भारत को मिल चुके हैं और उनकी भी बात कर लेंगे। साथ साथ जो 2 मेडल मिले हैं किसी एक प्लेयर ने जीते हैं और ये हिस्ट्री में आज़ाद भारत के पहली बार हुआ है। ओलंपिक में भारतीय किसी पर्सन ने, आज़ाद भारत के बाद की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक पर्सन थे जो पेरिस ओलंपिक में ही 1900 में 1900 में वो 2 मेडल जीत चुके थे। तो वो लेकिन एंग्लो इंडियन थे, वो भारतीय नहीं थे। तो अगर भारतीय की बात करें तो पूरे इस इतिहास में पहली ये पर्सन बनी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते, उनकी बात करेंगे। और टाइगर रिजर्व जिसमें विंड टर्बाइन अभी रिसेंटली में इंस्टॉल किया गया है और जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, ऐसा ये पहला टाइगर रिजर्व बना है जहां पर विंड टर्बाइन सेट किया गया है। किस तरीके से काम करता है और कहां पर ये इंस्टॉल किया गया है, ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में है उसकी चर्चा होगी। और अगला क्वेश्चन है जन औषधि केंद्र। अभी भारत के मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम कुछ टारगेट रख रहे हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को खोलने का। ये क्या है? ये दवाइयाँ सस्ती प्रोवाइड कराता है। कितनी टारगेट रखी गई हैं और किस साल तक ये टारगेट कंप्लीट करने का अनाउंसमेंट किया गया उसकी चर्चा करेंगे। और वर्ल्ड लंग्स डे, मतलब लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट डेज को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा भारत का पहला कौन सा पोर्ट है जो कि इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी को प्रोवाइड कराएगा। मतलब कि ये एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने की पूरी सुविधा प्रोवाइड कराएगा। जो खराब होने वाले सामान हैं उनके लिए स्टोरेज की सुविधा भी होगी और उनको जल्दी पहुंचाने का इसका कार्य होने वाला है। और ये मुंबई में अवेलेबल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो कि इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी को सेटअप करने वाला भारत का पहला पोर्ट बन चुका है। ये सर्बानंद सोनोवाल जो कि पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा पीपीपी मॉडल के माध्यम से इसको डेवलप किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके कोलैबोरेशन से इसको डेवलप किया जाएगा और एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में ये अवेलेबल है पोर्ट। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है। इस बार पहली बार भारत में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में डिस्कशन होता है, किसको ये टैग दिया जाए वगैरह वगैरह। जिसमें इस बार भारत की 43rd नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हो गया है। किसको? मॉइडेम्स को। मॉइडेम्स क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की आप बात कर सकते हैं, असम में ये अवेलेबल है मॉइडेम्स। मॉइडेम्स क्या होते हैं? तो मॉइडेम्स
काफ़ी साल पुराने जो राजा महाराजा होते थे, जो उनके प्रमुख लोग होते थे, उनको दफनाया जाता था। तो उनके लिए पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था, उनको काफ़ी इज्जत से दफनाते थे। तो इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर होती थी जिसे हेमिस्फेरिकल आप कह सकते हैं। इसके अंदर ही यहाँ पर उन राजा महाराजा या उनसे रिलेटेड जो रिलेटिव्स थे उनको दफनाया जाता था, जिसका साइज़ जितना बड़ा, मतलब ये जो स्ट्रक्चर जितना बड़ा होता है, मतलब वो उतना ही इम्पॉर्टेंट पर्सन था जिसको दफनाया गया था यहाँ पर। और ये आसाम में एक लोकेशन नहीं है, बहुत सारी लोकेशंस हैं। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स जिसको मॉइडम्स कहा जाता है, उसे अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये भारत की 43rd नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बन चुकी है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा रीइलेक्ट कर दिया गया है नीता अंबानी को। नीता अंबानी, इनके कोई भी अपोजिट में इनके वोट नहीं पड़ा और इनको यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। जब ये इससे पहले सिलेक्ट हुई थी 2019 में, तो उस समय पर ये पहली महिला बनी थी जिनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में यूनानिमसली इलेक्ट किया गया था, और ये दोबारा से यहाँ पर इलेक्ट हो चुकी हैं। नीता अंबानी की बात करें तो रिलायंस फाउंडेशन की 2016 में ये इन्होंने फाउंड किया था, ठीक। और ये पहली वुमेन बनी है भारतीय जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ज्वाइन कर चुकी हैं, ठीक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, सिक्किम में अभी मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप टूरिस्ट के रूप में जाते हैं वहाँ पर, तो आप व्हीकल लेकर जाते हैं तो आपको गार्बेज बैग को अपनी गाड़ी में रखना पड़ेगा। अगर आप चेकिंग में पाए जाते हैं कि आपके पास गार्बेज बैग नहीं है, तो आप पर फाइन किया जा सकता है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि टूरिस्ट जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। बहुत सारे जो पैकेट्स के रैपर्स होते हैं वही फेंक देते हैं, बोतल जो पेप्सी वगैरह या फिर किसी और ब्रांड की जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप इसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिससे कि जो हिमालयन रीजन या हिमालयन इकोलॉजी है उसको सेव किया जा सके टूरिस्ट जो वहाँ जाते हैं उनसे। तो इसीलिए इस फैसले को अभी रिसेंटली में अनाउंस किया गया। ध्यान रखिएगा, सिक्किम के द्वारा किया गया। सिक्किम भारत में राज्य के रूप में 1975 में जुड़ा था, ध्यान रखेंगे। और ये तीन देशों के साथ बाउंड्री को टच करता है। एक तरफ अगर नॉर्थ की बात करें तो चाइना के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। अगर वेस्टर्न साइड की बात करें तो नेपाल के साथ, और ईस्टर्न साइड में इसके भूटान अवेलेबल है, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली में बजट अनाउंस हुआ है। आपको पता है 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण जी जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा बजट अनाउंस किया गया, बजट को प्रेजेंट किया गया। इनकी बात करें तो ये पहली वुमेन बन चुकी हैं और पहली पर्सन बन चुकी हैं जिन्होंने लगातार 7वीं बार बजट को प्रेजेंट किया है। वैसे मोरारजी देसाई है जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट को प्रेजेंट किया, लेकिन अगर महिलाओं में और लगातार की बात करें तो कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं जिन्होंने लगातार 7वीं बार बजट को प्रेजेंट किया है। और इन्होंने इस बार सबसे ज़्यादा बजट किसको एलोकेट किया, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। तो अगर मिनिस्ट्रीज़ में बात करें तो मिनिस्ट्रीज़ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया, और इसमें पेंशन को भी अगर इंक्लूड कर दें तो 6.21 लाख करोड़ रुपया डिफेंस मिनिस्ट्री को अनाउंस किया गया है इनके द्वारा। इसमें पेंशन को अगर हटा दिया जाए तो उसमें 4.54 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर उनके काम के लिए दिया गया। बाकी जो पैसा है वो पेंशन को अदा करने के लिए दिया गया, क्योंकि तो आपको पता होगा कि जो आर्मी है उसके लिए पेंशन दिया जाता है, तो उनमें और जो उनके ऑफिसर्स रिटायर हो चुके हैं उनके लिए पेंशन्स भी यहाँ पर दी जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.21 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है 2024-25 के लिए, ठीक। आगे बात करें, अब अगला क्वेश्चन है यूनियन बजट से ही रिलेटेड कि इसकी इस बार की थीम क्या रही थी। तो इसकी थीम एम्प्लॉयमेंट, स्किल ट्रेनिंग, MSME और मिडिल क्लास बेस्ड इसकी थीम रही थी। मतलब इनके जितने भी फैसले रहे हैं वो ज़्यादातर इन्हीं लोगों को बेस बनाकर इन्होंने अपने सारे बजट को प्रेजेंट किया है। तो एम्प्लॉयमेंट, स्किल ट्रेनिंग, MSME और मिडिल क्लास बेस्ड ये बजट रहा है। इसमें
और भी 9 प्रायोरिटीज इन्होंने रखी हैं, जो कि आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर एक प्रायोरिटी थी, एम्प्लॉयमेंट और स्किल बेहतर करने से रिलेटेड एक प्रायोरिटी थी, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, साथ साथ सोशल जस्टिस से रिलेटेड एक इनकी प्रायोरिटी रखी गई। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज से रिलेटेड थी, एमएसएमई को प्रमोट करने से रिलेटेड, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी मोदी सरकार बनी है रिसेंटली में ही, तो इनके एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर एमएसएमई के कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लास्ट तक वीडियो में मैं आपको आंसर दूंगा। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट, इसके लिए इन्होंने इस अपनी प्रायोरिटी बजट में रखी थी। तो 9 प्रायोरिटीज थी और थीम था एम्प्लॉयमेंट, स्किल ट्रेनिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया इनिशिएटिव से रिलेटेड। तो खेलो इंडिया इनिशिएटिव के लिए बजट 2024-25 में कितना पैसा एलोकेट किया गया, तो इनके लिए 3,442 करोड़ रुपया यहाँ पर खेलो इंडिया इनिशिएटिव के लिए दिया गया, जिससे कि स्पोर्ट्स को भी भारत में प्रमोट किया जा सके। खेलो इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से जो सिलेक्टेड प्लेयर्स होते हैं उनको 5 साल तक सरकार कुछ अमाउंट देती है और उसके बाद वो उनका अपने खेल पर यूटिलाइज करते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने लगभग 3400 करोड़ रुपया आप कह सकते हैं दिया है खेलो इंडिया इनिशिएटिव के लिए। ठीक, 2018 में ये स्कीम शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, अब आपसे कोई अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा किस सेक्टर के लिए बजट दिया गया, तो डिफेंस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा पैसा अलोकेट हुआ, रूरल डेवलपमेंट के लिए दूसरे नंबर पर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए तीसरे नंबर पर, और होम अफेयर्स के लिए 4th नंबर, एजुकेशन के लिए 5th, और आईटी एंड टेलीकॉम जो सर्विसेज हैं उनके लिए 6th नंबर पर बजट में पैसा एलोकेट किया गया। तो सबसे ज़्यादा डिफेंस में इस बार बजट में पैसा मिला है। अभी रिसेंटली में इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि वो एंजल जो टैक्स है उसको ख़त्म कर रही हैं। इसको जब लाया गया था 2012 में, तो ये इसलिए लाया गया था जिससे कि ब्लैक मनी को लोग जो वाइट कर लेते हैं वो ना कर पाए, उस पर निगरानी रखी जा सके। कैसे, क्या है एंजल बजट? जैसे आप नई कोई कंपनी खोल रहे हैं, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी, फाइनेंस की ज़रूरत होगी, तो आप पैसा कहीं से लेंगे, या कोई आप अपने शेयर अनाउंस करेंगे और वो बेचेंगे, मार्केट में बेचेंगे, लोग आपसे शेयर लेंगे, आपको पैसा उनसे मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता था, सरकार नज़र रखती थी कि आपके शेयर का रियल प्राइस क्या है और आप कितने में बेच रहे हैं। मतलब आप जितने में बेच रहे हैं वो आपको प्रॉफिट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर आपके शेयर का रियल प्राइस है 30, लेकिन आपने अपने शेयर प्राइस को 50 में बेचा, तो 20 रुपीज़ पर शेयर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। इससे पता चल पाता था सरकार को कि सर कितना पैसा आप मार्केट से उठा रहे हैं प्रॉफिट में। तो जो डिफरेंस होता था प्रॉफिट का, मतलब आपका 30 और 20 रुपीज़ का लगभग डिफरेंस हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये 20 रुपीज़ ही आपके लिए, इस पर आपको टैक्स देना होता था। इसी को कहते थे एंजल टैक्स, और एंजल टैक्स को अभी रिसेंटली में ख़त्म कर दिया गया है। मतलब जब आप पैसा मार्केट से उठाएंगे तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, आगे बात करें तो एंजल टैक्स आपको समझ आ गया होगा, 2012 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार और साथ साथ आंध्र प्रदेश को भी इस बार काफ़ी ज़्यादा बजट अनाउंस किया गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बार उनका नाम लिया गया है बजट में, और बाकी राज्यों को नेग्लेक्ट लगभग किया गया। तो बिहार को इस बार लगभग 58,900 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, जिससे कि अपने वो रोड और साथ साथ जो कल्चरल प्लेसेस हैं उनको डेवलप कर सकें। तो इसीलिए बिहार को 58,900 करोड़ रुपया जो बजट है उसमें अनाउंस किया गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, और ये फॉर्मर जो इंडियन प्लेयर है ये पहले एशियन मेल प्लेयर बने हैं जिनको ऐसा किया गया है। इनका नाम है विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, इनको अभी सिलेक्ट किया गया है पहले एशियन मैन के रूप में, जो कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, और ऐसा होने वाले ये पहले एशियन प्लेयर बने हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें
तो ये है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। अगला क्वेश्चन, पहले वुमेन ऑफिसर कौन बनी है जिनको आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया है? तो पहली वुमेन ऑफिसर जो आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प से बिलोंग करती हैं और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया, इनका नाम कैप्टन सुप्रीता शेट्टी है। कौन? कैप्टन सुप्रीता शेट्टी। ये पहली फीमेल ऑफिसर बनी है जिनको आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प से बिलोंग करती हैं और इनको हाईएस्ट बैटलफील्ड, वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया। ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी फीमेल ऑफिसर्स हैं जिनको सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया। जैसे कि पहली फीमेल मिलिट्री ऑफिसर कौन बनी? तो कैप्टन शिवा चौहान बनी थी, जिनको जनवरी 2023 में डिप्लॉय किया गया था। पहली फीमेल मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? तो कैप्टन गीतिका कौल बनी थी, जिनको दिसंबर 2023 में तैनात किया गया। और अब कौन सी ऐसी ऑफिसर बनी है जिनको डिप्लॉय किया गया है जुलाई 2023 में, फीमेल ऑफिसर जो कि आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प से बिलोंग करती हैं? तो कैप्टन सुप्रीता शेट्टी। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन से मनोलो मरकूज जो कि हेड कोच बने हैं इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के, ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो ये यूरोपियन देश स्पेन से बिलोंग करते हैं। मनोलो मरकूज जो कि इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के हेड कोच बने हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी अनाउंसमेंट जो फुटबॉल फेडरेशन है इंडिया का, उसके प्रेसिडेंट कल्याण चौबे के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है, IFFM जो कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न है, इसमें इस साल किसको भारतीय सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो इस बार IFFM में रामचरण जो कि तेलुगु सुपरस्टार है, इनको भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनको साथ साथ एम्बेसडर भी बनाया गया इंडियन आर्ट एंड कल्चर का, जिससे कि भारत के जो आर्ट और कल्चर को दुनिया में प्रचार प्रसार किया जा सके। ठीक, आगे तो रामचरण, आपने इनकी फिल्म देखी होगी RRR, उसी में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे थे। अगला क्वेश्चन, पेटीएम पेमेंट बैंक बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, क्योंकि इस बैंक पर आरबीआई ने नकेल कसी थी, क्योंकि आरबीआई ने इसके नए जो कस्टमर्स हैं वो भी बनाने से मना कर दिया, इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी रोक दिया था, लेकिन बाद में फिर ढील दी गई थी। तो पेटीएम पेमेंट बैंक जिसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण कुमार बंसल। ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव के रूप में आईडीबीआई बैंक में काम कर चुके हैं और अब ये सीईओ और एमडी के रूप में पेटीएम पेमेंट बैंक में चुने जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई के द्वारा अप्रूवल भी कर दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने 8.5 करोड़ रुपया पेरिस ओलंपिक कैंपेन के लिए दिया है, जिससे कि पेरिस ओलंपिक में जो भारतीयों पर जो खर्चा होगा, भारतीय प्लेयरों पर जो खर्चा होगा, उस पर बीसीसीआई का अपना कंट्रीब्यूशन है। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बीसीसीआई के द्वारा दिया गया। बीसीसीआई भारतीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली ये बॉडी है। और इस बार आपको पता होगा 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था। कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में हुआ था। वहाँ पर भारतीय टीम ने जीत भी दर्ज की है और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जैसा है, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट प्लेटफॉर्म X जो कि पहले ट्विटर था उसमें की गई थी। ठीक, आगे बीसीसीआई जिसको 1928 में फाउंड किया गया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। रोजर बिन्नी प्रेसिडेंट है, राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट, जय शाह यहाँ के सेक्रेटरी और गौतम गंभीर अभी नए मेंस टीम के कोच बने हैं। अगला क्वेश्चन,
अभी रिसेंटली में इकोनॉमिक सर्वे, आपको पता होगा 23 जुलाई को अनाउंस किया गया था बजट, प्रेजेंट किया गया था बजट। उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे भी बोला जाता है, इकोनॉमिक सर्वे को भी प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। इसमें जीडीपी रेट की जो ग्रोथ है 2024-25 के लिए कितनी एज्यूम की गई, तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जब प्रेजेंट किया गया तो इसमें कहा गया कि 6.5% से लेकर 7% तक, 7% तक भारत की ग्रोथ 2024-25 में रहने वाली है। ठीक, आगे। और ये इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये पिछले साल के बेस पर प्रेजेंट किया जाता है, जैसा परफॉर्मेंस सरकार ने किया है उस पर। अगला क्वेश्चन, पीआर सिरजेस ये हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये रिटायरमेंट लेने वाले हैं। इस बार जब हॉकी टीम कॉमनवेल्थ की इस बार जो हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक कंप्लीट करके आ जाएगी, उसके बाद ये रिटायरमेंट की घोषणा भी रिटायरमेंट भी ले लेंगे, घोषणा ऑलरेडी ये कर चुके हैं। तो पीआर सिरजेस, ध्यान रखिएगा, इन्होंने 2010 में वर्ल्ड कप में डेब्यू किया था और 2014 में इन्होंने एशियन गेम्स, 2018 में जकार्ता में जो एशियाड हुआ था वहाँ पर पार्टिसिपेट किया और सिल्वर मेडल भी इन्होंने जीता था। कॉमनवेल्थ गेम में इनकी टीम जब खेल रही थी उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी जीत के ये भागीदार रहे थे। एशियन गेम्स जो 2022 में वो वहाँ पर गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीता, उसके भी ये पार्ट रहे। तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स इनके नाम रही और अब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा पेरिस ओलंपिक के बाद कर दी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इब्राहिम इस्कंदर ये 17th नंबर के किंग मलेशिया के बने हैं। ध्यान रखिएगा, अगले 5 साल तक ये मलेशिया के किंग के रूप में काम करेंगे। और अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया ब्रिटेन के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी थी जो कि 1957 में इनको आज़ादी मिली ब्रिटेन से और उसके बाद ये आज़ाद देश के रूप में काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के अनवर इब्राहिम, उन्होंने इनकी सेरेमनी को अटेंड किया और इस्कंदर इस बार नए किंग बन चुके हैं। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, मले यहाँ की लैंग्वेज, रिंगिट यहाँ की करेंसी और नेबर कंट्री ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आते हैं। अभी रिसेंटली में किस राज्य सरकार ने EWS बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अनाउंस किया है 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंट अगर वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, उसके पहले स्टेज को क्लियर कर लेंगे तो। और यह अनाउंसमेंट तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के द्वारा की गई। इसका नाम राजीव गांधी सिविल अभाया हस्तम स्कीम है, जिसके माध्यम से सिविल सर्विसेज यूपीएससी का अगर आप फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और आप EWS BC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्ट किया जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम ये CEO और MD बन गए हैं किसके, तो ये CEO और MD बने हैं फेडरल बैंक के RBI के द्वारा अप्रूवल भी इनका कर दिया गया। अभी ये जगह किसकी लेंगे, तो श्याम श्रीनिवासन की जगह लेंगे कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, दरबार हॉल जो कि राष्ट्रपति भवन में लोकेटेड है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया, मतलब रीनेम किया गया है। तो दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप किया गया है, गणतंत्र मंडप, और अशोका हॉल का नाम अशोका मंडप किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, दरबार हॉल गणतंत्र मंडप और अशोका हॉल अशोका मंडप के नाम से अब पहचाना जाएगा। ये राष्ट्रपति भवन में लोकेटेड एक जगह है। अगला क्वेश्चन, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जिसको भारतीय ड्राइवर ने जीत लिया, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, और ये ऐसा करने वाले पहले अभी तक के भारतीय पर्सन बने हैं जिनका नाम कुश माइनी है। कुश माइनी ये इंडियन ड्राइवर है, पहली बार इन्होंने फार्मूला 2 रेस जीती जिसका नाम हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स है। रिचर्ड वर्सचूर के डिस्क्वालीफाई होने की वजह से, टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उसकी वजह से इनको जीत प्राप्त हुई है। तो भारतीय प्लेयर कुश माइनी जो कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को इस बार की जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन,
पेरिस ओलंपिक 2024 कब स्टार्ट हुआ? तो पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि 26 जुलाई को स्टार्ट हुआ है। कब हुआ है? 26 जुलाई को। और ये 13 तारीख तक 13 अगस्त तक ये चलने वाला है। पेरिस ओलंपिक समर ओलंपिक है जिसमें भारतीय प्लेयर लगभग 100 एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। 69th मेडल इवेंट होने वाले हैं। 16 स्पोर्ट्स भारत के प्लेयर्स पार्टिसिपेट 16 स्पोर्ट्स में भारत के प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें भारत को पीवी सिंधु जो कि शटलर है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया, उनके द्वारा ध्वजवाहक के रूप में काम किया गया। और साथ साथ टेबल टेनिस के प्लेयर शरत कमल, इन्होंने भी फ्लैग बेरर के रूप में काम किया था। दो प्लेयर इस बार के फ्लैग बेरर रहे, पीवी सिंधु और शरत कमल। यहाँ पर अगर भारत की तरफ से यंगेस्ट पार्टिसिपेंट की बात करें तो ये 14 ईयर की धनीशी देशुंगू हैं। कौन? धनीशी देशुंगू। और सबसे अगर उम्र दराज प्लेयर की बात करें तो रोहन बोपन्ना जो कि 44 ईयर के हैं, वो इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन शूटर जिन्होंने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित उनको किया जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो इंडियन शूटर जिनका नाम अभिनव बिंद्रा है, 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए दिलवाया था। और ये पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था जो कि इन्होंने दिलवाया था। अब इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से जो कि सम्मानित किया जाएगा और ये सम्मान इनको पेरिस ओलंपिक में ही मिलने वाला है। ठीक, ये है अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन, पहले इंडियन प्लेयर कौन बने जिन्होंने 2 मेडल ओलंपिक गेम्स में जीत लिए? तो पहले ऐसे भारतीय प्लेयर बने हैं एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। इनका नाम है मनु भाकर। मनु भाकर ये शूटर है और मनु भाकर ने अभी इंडिविजुअल जब उन्होंने परफॉर्म किया तो 10 मीटर की वुमेन पिस्टल इवेंट में उन्होंने जीत दर्ज की और ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला, मतलब 3rd पोजीशन प्राप्त की। और उसके बाद टीम इवेंट था उसमें भी उन्होंने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में, जिसमें मनु भाकर के साथ साथ सरबजोत सिंह थे, उसमें भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। और 2 अगस्त को जो उनका गेम हुआ 25 मीटर एयर पिस्टल में, उसमें उनको कोई मेडल नहीं मिला। वैसे मिल सकता था लेकिन उसमें नहीं वो जीत पाई। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब नहीं उनको कोई मेडल मिला है। इनसे पहले एंग्लो इंडियन रेसर थे नॉर्मन पिचर्ड, इन्होंने 2 मेडल एक ही ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में जीते थे, लेकिन वो एंग्लो इंडियन थे। लेकिन आज़ाद भारत के बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं बना। लेकिन अगर पूरी हिस्ट्री में बात करें, नॉर्मन पिचर्ड भी एंग्लो इंडियन थे। भारतीय में कोई ऐसा नहीं था जो कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीता हो। मनु भाकर इकलौती ऐसी प्लेयर बनी है। ये है मनु भाकर और ये है सरबजोत सिंह। अगला क्वेश्चन, जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है केरला का वायनाड डिस्ट्रिक्ट, राहुल गांधी यहाँ से इस बार सांसद चुने गए थे लेकिन उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद रायबरेली से भी वो सांसद चुने गए, तो वहाँ से वो अपनी सांसदी कर रहे हैं। तो वहाँ से वो लोकसभा में मेंबर के रूप में गए हैं। और केरला का वायनाड डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर जो टूरिज्म स्पॉट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर, मतलब हैवी रेनफॉल हुई है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई है और उसकी वजह से 150 से ज़्यादा कहा जा रहा है न्यूज़ के अकॉर्डिंग कि लोगों की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब तनाव का माहौल है। और इसके बीच में जो आर्म फोर्स है, एनडीआरएफ है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यहाँ पर रेस्क्यू काम को लगातार कर रहा है। और ये घटना जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही, न्यूज़ वगैरह में रही, इसीलिए मैंने इसको कवर किया। अगला क्वेश्चन, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व ये केरल में अवेलेबल है। और केरल में जो ये अवेलेबल है, ये टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व बना है जहाँ पर विंड टर्बाइन को सेट किया गया जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो पेरियार टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व बना जहां पर विंड टर्बाइन सेट हुए हैं और ये बिजली को जनरेट करेगा। ये कैमरे वगैरह के लिए बिजली और साथ साथ जो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं उनके लिए बिजली को जनरेट कर पाएगा। बाद में इसमें और भी सेट करने का अनाउंसमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स
अभी जारी हुआ, जिसमें भारत की रैंक कितनी रही, 82 रही। मतलब भारत की रैंक, भारत के पासपोर्ट को आप लेकर 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। और साथ साथ अगर पहली पोजीशन पर बात करें तो 6 कंट्रीज़ पहली पोजीशन पर रहीं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर शामिल हैं। अगर इनकी बात करें तो ये पहली पोजीशन पर सभी देश रहे हैं और इनमें जो वीज़ा है, इनका वीज़े को आप यूज़ करके 195 डेस्टिनेशन में फ्री एंट्री, वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। भारत की पोजीशन 82 रही। सबसे लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट की बात करें तो वो है किसका, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के पासपोर्ट को आप लेकर 28 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री कर पाएंगे और 104th पोजीशन इसको प्राप्त हुई है, इस देश को प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र, ये 31 मार्च 2027 तक कितना टारगेट रखा गया है कि खोला जाएगा, तो 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोले जाएंगे। क्या ही है, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जहां पर सस्ती कीमतों पर दवाइयों को उपलब्ध कराया जाता है। इसीलिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो महंगी दवाइयाँ हैं उनको सस्ते दामों पर प्रोवाइड होता है और वो आसानी से अपना इलाज, अपने कम खर्चे पर इलाज करवा पाते हैं। उसको देखते हुए इनको खोला गया था। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 25,000 और खोले जाएंगे, 2027 तक ये टारगेट रखा गया है। ये अनाउंसमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर की अनुप्रिया पटेल है, उनके द्वारा किया गया। ठीक, आगे बात करें। और इस समय पर हमारे कौन हेल्थ मिनिस्टर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जो कि 21 नंबर का मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024 को ऑर्गेनाइज करेगा। तो खान क्वेस्ट 2024 को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उलन बटार मंगोलिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये इसमें अमेरिका इनकी मदद करेगा, अमेरिका को स्पॉन्सर के रूप में काम करेगा और ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें भारत की आर्मी भी पार्टिसिपेट करेगी। इस एक्सरसाइज को 2003 में यूएस और मंगोलिया ने पहली बार किया था, उसके बाद और भी देश शामिल हुए। मतलब ये 2008 में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो गई थी। ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में मिशन को फोकस में रखकर इसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है, एंटी पेपर लीक बिल, ये अभी किस राज्य ने अपने यहाँ पर इसको अप्रूव कर दिया है, तो उनकी जो स्टेट असेंबली है, बिहार की स्टेट असेंबली, उन्होंने एंटी पेपर लीक बिल को अपने यहाँ पर पेश किया और अप्रूव कर दिया है। अब बिहार में जो उनके राज्य स्तर के एग्ज़ाम होंगे, अगर उसमें चीटिंग करता हुआ कोई पाया जाता है या कोई गिरोह पाया जाता है तो उस पर जो उस पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का फाइन लग सकता है। और भी बहुत सारे प्रावधान है इसमें, लेकिन प्रमुख बात यही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट, अभी भारत की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा नए गवर्नर राजस्थान के बनाए गए हैं। उनका नाम है, अभी रिसेंटली बहुत सारे गवर्नर्स को एक्सचेंज या फिर नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो राजस्थान के नए गवर्नर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। इनको अभी रिसेंटली में राजस्थान का गवर्नर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही रिसेंटली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पोंडुचेरी नए बनाए गए, जिनका नाम के कैलाश नाथन है। कौन, के कैलाश नाथन, ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं। इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में पोंडुचेरी में बनाया गया। और दूसरे जो राज्यों की बात करें तो राजस्थान की तो हम बात कर चुके हैं। झारखंड में संतोष गंगवार को नया गवर्नर बनाया गया। छत्तीसगढ़ में रामने डेका को नया गवर्नर बनाया गया। तेलंगाना में सज्जनदू देवमय को नए गवर्नर बनाए गए। सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर को बनाया गया और मेघालय में CH सरोज शंकर को नया गवर्नर, और पोंडुचेरी की हम बात कर चुके हैं, के कैलाश नाथन को नया एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आप कह सकते हैं बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने पहला क्लाइमेट चेंज एक्ट अपने यहाँ पर
पास किया है जो कि ग्रीन हाउस जो एमिट हो रहा है उस पर अपनी वो लिमिट रख सके, उस पर वो नज़र रख सके। पहली क्लाइमेट चेंज एक्ट अभी रिसेंटली में साउथ अफ्रीका ने अपने यहाँ पर पास कर दिया, जिससे कि वो ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन कर रहे हैं उन पर निगरानी रखे और उनको एक लेवल तक ही एमिट करने की परमिशन दे। और ये साउथ अफ्रीका करने वाला पहला देश बना है। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो प्रेसिडेंट यहाँ के सिरिल रामापोसा है। केप टाउन और प्रिटोरिया और ब्लॉमफोंटेन 3 यहाँ की कैपिटल हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री T20 एशिया कप 2025 में होस्ट करेगा? तो ये भारत करने वाला है। इंडिया एशिया कप T20 जो फॉर्मेट का होता है 2025 में होगा, उसको होस्ट करेगा। अगर और दूसरे गेम्स की बात करें तो 2026 में जो होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, 2024 में हो गया, फिर 2026 में होगा। 2-2 साल के अंतराल में T20 वर्ल्ड कप होता है। उसको कौन होस्ट करेगा? तो जो 2026 में T20 वर्ल्ड कप है उसको होस्ट करेगा भारत। और अगर 2027 में एशिया कप की बात करें तो इसको बांग्लादेश होस्ट करेगा। तो 3 मैंने आपको बताए, एशियन कप T20 फॉर्मेट का भारत होस्ट करेगा और साथ साथ जो T20 वर्ल्ड कप है उसको भी भारत होस्ट करेगा 2026 वाला। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि 2027 का एशियन कप ये बांग्लादेश होस्ट करेगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, साडो गोल्ड माइन यूनेस्को ने भारत की मोइडेम्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अनाउंस किया। उसी प्रकार से साडो गोल्ड माइन ये जापान की एक साइट है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अनाउंस किया है। ये ध्यान रखिएगा, जापान की साडो गोल्ड माइन है जिसको ये अनाउंसमेंट किया गया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नए चेयरमैन यूपीएससी के कौन बने हैं? यूपीएससी लगातार अभी कुछ समय से चर्चाओं में रहा है। कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स लगाकर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स क्लियर किए, वो चर्चाओं में आ गए, जिसकी वजह से चेयरमैन अभी रिसेंटली में जो चेयरमैन थे मनोज सोनी जी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। उनके रेजिग्नेशन देने की वजह से यूपीएससी के चेयरमैन की पोस्ट खाली हो गई। तो अब यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो प्रीति सूदान। कौन? प्रीति सूदान, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, 1983 बैच की। अब इनको यहाँ पर नया चेयरमैन यूपीएससी का बना दिया गया है। प्रीति सूदान की बात करें तो ये 2 मेजर नेशनल प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर चुकी हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम और आयुष्मान भारत स्कीम में इन्होंने काम किया था और अब इनको यूपीएससी का नया चेयरमैन बना दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर यूपीएससी के जो चेयरमैन की बात करें तो ये 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक के लोगों को बनाया जाता है, या तो 6 साल तक के लिए बनाया जाएगा या 65 साल की उम्र जो पहले हो जाए। और ये जो यूपीएससी के चेयरमैन का पद है ये 316 आर्टिकल में इसके बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बताया गया है। और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये 1926 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के कौन बने हैं? तो सिडबी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज मित्तल बने हैं। सिडबी ये एमएसएमई सेक्टर में को प्रमोट करती है, साथ साथ उनको फाइनेंशियल असिस्ट प्रोवाइड कराती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल ये एक प्रकार की जो भारत की कह सकते हैं डेवलपिंग बैंक है। और इसको 1990 में इसे इस्टेब्लिश किया गया इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में अवेलेबल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ई हेल्थ टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ई हेल्थ टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटी इंडियन आर्मी ने अपने एक्स सर्विसमैन के लिए लॉन्च की है। ये अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा की गई। जो सोल्जर्स ECHS मतलब एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए जो ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंसी
कंसल्टेशन सर्विसेज को शुरू किया गया है। ठीक, ई सेहत से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं। पहली वुमेन डीजी कौन बनी है आर्मी मेडिकल सर्विस में? तो आर्मी मेडिकल सर्विस में डीजी के रूप में पहली वुमेन बनी है कौन? तो साधना सक्सेना। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना पहली इंडियन वुमेन बनी है जो कि आर्मी मेडिकल सर्विस में डीजी के पद पर काम करेंगी, डायरेक्टर जनरल के पद पर काम करेंगी। इनकी बात करें तो इंडियन एयरफोर्स को इन्होंने 1985 में ज्वाइन किया। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट, ईरान के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नए ईरान के प्रेसिडेंट बने हैं मसूद पाशकियन। ये 9th नंबर के ईरान के प्रेसिडेंट बने। फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे ईरान के इब्राहिम रईसी, वो हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से इलेक्शन हुआ और मसूद पाशकियन यहाँ पर चुने गए। अब इन्होंने शपथ ले ली है। इनकी स्वेरिंग सेरेमनी में जो हमास के चीफ थे इस्माइल हनिया, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और उनको असैसिनेट कर दिया गया तेहरान में। माना जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है हमास के द्वारा कि इजराइल का ये किया है, इजराइल ने इनका मर्डर किया है। इसीलिए इनकी जो ओथ है वो दुनिया में चर्चाओं में आ गई। इनकी ओथ में भारत की तरफ से, भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब डे हम 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसी दिन 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब को बर्नर्स ली के द्वारा क्रिएट किया गया था। ये हमें इंटरनेट में ब्राउजिंग करने में मदद करता है। अगर बात करें इसके, जो इनके साथ और भी वर्कर्स थे, को वर्कर्स सर्ट फैसिलिटी के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में अवेलेबल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड लंग कैंसर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे हम 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी इस बार की थीम क्लोज द गैप इन केयर, एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू कैंसर केयर रखी गई। और इसका मेन मकसद है कि कैंसर, लंग कैंसर को प्रिवेंट किया जा सके, जिससे रिलेटेड हम अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। इसमें हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि वो स्मोकिंग को ख़त्म करें, रोक दें, ना करें और अवॉइड करें कोई भी जो हैंडशेक करता है, हैंड स्मोकिंग करता है, उसको भी। और साथ साथ हेल्थी डाइट को मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, लोग जो पॉइजनस चीज़ें हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, पॉइजनस केमिकल से दूर रहें। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग हम जो पर्सन्स के लिए होती है, मानवों के जो खरीद फरोख्त होती है, उसके लिए वो उसके अगेंस्ट जो डे है वो कब ऑब्जर्व होता है? तो इसके लिए 30 जुलाई को हम डे ऑब्जर्व करते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें लोगों को ट्रैफिकिंग, जो पर्सन्स की ट्रैफिकिंग होती है, उसके लिए किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वो किस तरीके से बचा जा सकता है उन सब चीज़ों से, उसके अवेयरनेस के लिए उसके अवेयरनेस यहाँ पर लोगों को दी जाती है। और इसमें जो ज़्यादातर बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, तो इसकी थीम भी कुछ इसी प्रकार से है, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल टाइगर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं। दुनिया में टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि टाइगर हमारी जो फूड चेन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड चेन या फूड वेब आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि टाइगर बहुत सारे जीव हैं जिनकी फूड चेन को अफेक्ट कर सकता है अगर उसके नंबर्स कम हो जाते हैं। इसीलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसी दिन 1999 में भारत की आर्मी ने कारगिल जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें जीत दर्ज की थी। इसीलिए हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, ये जो युद्ध है कारगिल का, वो 8 मई से लेकर 26 जुलाई तक चला था, जिसमें भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत जीत हासिल की थी। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा,
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।